नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। अपनी सीरीज को जो हमारी चल रही थी एनसीईआरटी की सीरीज, उसको कंटिन्यू रखते हैं। और ये कुछ दिन तक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी चल रही थी ज्योग्राफी की, जिसमें हम 4th चैप्टर देख चुके हैं। आज 5th चैप्टर है वाटर। वाटर मतलब आप समझते होंगे, वाटर का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, यानी कि पानी। और पानी की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ वाटर। क्या क्या पानी की उपयोगिता है, ये हर कोई जानता है। जो पढ़ा लिखा है वो, जो नहीं जानता पढ़ना लिखना वो भी, सब जानते हैं इसकी क्या उपयोगिता है। बेसिक तो जानते ही हैं। ठीक है, ये क्या है? व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर, व्हाट इमेज कम टू योर माइंड? क्या आता है आपके दिमाग में? क्या आता है? रिवर आती है, वाटरफॉल आते हैं, और क्या आता है? पिटर पेपर ऑफ रेन ड्रॉप्स, वाटर इन योर टैप्स, यानी अपने जो टैप्स होते हैं उनके, उनमें क्या पानी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बच्चे नाव वगैरह उसमें क्या करते हैं? चलाते हैं पानी, वर्षा के पानी में कागज़ की नाव बनाकर। ठीक है। अच्छा, पानी ये होता क्या है और कैसे कैसे आता है हमारे, कैसे कैसे बारिश होती है, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे। वैसे मैं बेसिक आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछले कुछ चैप्टर्स में, फिर भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। लगभग 80%, सॉरी, लगभग 20 to 25% पढ़ चुके हैं कि पानी और वर्षा कैसे होती है। ठीक है, कुछ बेसिक्स जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें आज फिर से डिस्कस करेंगे। अच्छा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब चल रही है, फिर भी मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द सन हीट कॉज इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, क्या होता है? द्रव का द्रव का गैस में बदलना। क्या कहलाता है सर? इवेपोरेशन। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब होता है भाप बनना। क्या कहलाता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर। ठीक है। ये कब बनेगी भाप? भाई क्या होगा? जब पानी पानी क्या होगा? पानी होगा सर गर्म, तब क्या बनेगा? और पानी क्या होता है? पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, और जब गर्म होगा तो ये किस में बनेगा? गैस में, यानी कि ये बनेगी वाटर वेपर। ठीक है। वाटर वेपर क्यों बनेगी? क्योंकि क्या होगा, मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को यदि हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। जब दूर दूर हो जाएंगे तो वो क्या होंगे? हल्के होंगे, एक्सपेंड होंगे, हल्के होंगे, दूर दूर होंगे। और जब दूर दूर होंगे तो क्या होगा? वो जब हल्के हो जाते हैं तो वो क्या होंगे? ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ठीक है, यही सर पानी के साथ होता है। इवेपोरेट ऑफ वाटर इनटू वेपर व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन। और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगी, समय के साथ ऊपर जाती है, और ये सब कौन सी उसमें होती है सर? ये सारी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल। अब आप में से मत बोलना क्षोभ मंडल क्या होता है, अगर नहीं पता तो पीछे जाके देखिए, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर की एक क्वालिटी मैंने बताई थी, एक विशेषता मैंने बताई थी आपको। क्या विशेषता है? विशेषता है कि जब भी आप ऊपर जाएंगे, वैन वी मूव अपवर्ड इन ट्रोपोस्फेयर, टेम्परेचर टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। यानी कि टेम्परेचर क्या होगा इसका? घटेगा। और सर आपको बताइए वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर होती है सर ऊपर जाने पर ठंडी, क्योंकि टेम्परेचर जब ठंडी होगी तो, और अभी गर्म हुई थी, गर्म कैसे हुई थी? गर्म आपको पता ही है कैसे हुई थी। तो जब हीट से गर्म हुई थी, सन सन की हीट से, तो ऊपर जाएगी ठंडी होगी, फिर से क्या होगा?
जब ठंडी होगी यानी गैस फिर से लिक्विड फॉर्म में बदलेगी, लिक्विड फॉर्म में बदलेगी, फिर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में बदलने के बाद में फिर से पानी बनेगा उसका, और पानी बनेगा तो नीचे आएगी, और नीचे कैसे आएगी, आएगी सर इस रूप में, यानी कि बारिश के रूप में आएगी। ठीक है, यही है। इसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल, यानी कि जल चक्र। जल चक्र यही है। क्या होगा, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, हीट आएगी, हीट से क्या होगा, पानी होगा गर्म, गर्म होगा तब होगा इवेपोरेशन, यानी कि वाटर का बदलेगा वाटर वेपर में, यानी भाप में, सीधी बात है। जब भाप में बदलेगी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके होगी सर ठंडी, ठंडी होगी तो होगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। ठीक है, क्या होगी, कंडेंसेशन होगा। जब कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन में का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही भाप का ये जो इवेपोरेशन हुआ है ना, वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर क्या है, ठंडी हुई है, ठंडी होने के बाद में क्या होगी, कंडेंस होगी। कंडेंस क्यों होगी, क्योंकि ठंडी हुई है। और सर जब कंडेंस, अच्छा कंडेंस कहां होगी, ये वाली बात मैंने आपको बताता हूं, ये मैंने बता चुका हूं, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि देखिए एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, बताइए एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। सर एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, क्या होता है, गैस, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और क्या क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना सर, बारिश कराने में बहुत भूमिका निभाते हैं ये। ठीक है, बारिश कराने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत रोल होता है बारिश कराने में। क्यों होता है, ये होता है बेटा, जब ये वाटर वेपर ठंडी होकर ऊपर जाती है ना, सॉरी गर्म होकर ऊपर जाती है और ऊपर ठंडी होती है, तो डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में। ये जो वाटर वेपर है ये डस्ट पार्टिकल से चिपक जाती है, डस्ट पार्टिकल से क्या होती है, चिपक जाती है, और इसके साथ इनके ऊपर ठंडी होने लगती है। और जब क्या होता है, ठंडी होने लगती है, जमने लगती है इसके ऊपर, फिर क्या होता है, जब लिक्विड फॉर्म में बदलती है, और डस्ट पार्टिकल ऐसा तो नहीं कि 5 किलो का पत्थर होता है, बहुत, यानी कि बहुत माइक्रोस्कोप से देखने लायक होते हैं ये, आप इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो जब इनके ऊपर जम जाती है ये, तब जब ये डस्ट पार्टिकल इस जो वाटर वेपर है जो ठंडी हुई है, कंडेंस हुई है, इसका वजन, इसका जो वेट है उसको वेयर नहीं कर पाता है, तो फिर ये बूंद के रूप में नीचे गिरती है सर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर रेनफॉल। क्या बोलते हैं, रेनफॉल। आई होप यू गॉट इट। ओके, ठीक है, ये रेनफॉल है, यही सर। और फिर क्या होता है, यही होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में होता है वाटर भी आता है इसके साथ, ठीक है, और क्या होता है, ओले आते हैं, ओले आपने सुना होगा, हेलस्टोन, ठीक है, हवा बहुत तेज चलती है, बहुत सारी चीजें इसके साथ होती हैं। और रेनफॉल में सिर्फ पानी आता है इससे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ये वाली बात आपने सुनी होगी। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया है, अगर आप ध्यान से देंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है, फिर क्या है, आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, देखो यहां पे लिखा है, टेरेरियम आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर द कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। ये क्या होता है, ये टेरेरियम का है, किस तरीके से क्या होता है, एक है फॉल इन द फोर्ट, ये आप पढ़ेंगे तो टेरेरियम का आपको समझ में आएगा। सारी चीजें मैं ही बताने लगूँ तो आप क्या आएंगे, थोड़ा सा कम जोर देंगे, आप पढ़ने पे ध्यान नहीं देंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे इस पर तो पता लगेगा आपको। नहीं होगा, नहीं आए तो कमेंट में बताना, मैं अगले लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब लाइक ए टेरेरियम द वाटर, द सेम वाटर दैट एक्सटेंड, क्या होता है, सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। ये कहना चाह रहा है कि जो पहले पानी था वही वाटर अभी भी एग्जिस्ट करता है। द वाटर यूज टू इरिगेट द फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लड डाउन इन द अमेजन रिवर। ये कहना चाह रहा है कि जो आज पानी हरियाणा के खेतों में बह रहा है वो हो सकता है कि आगे या फिर पीछे कभी कहां हुआ हो, अमेजन की नदी में बहता हो। अमेजन नदी में, अमेजन नदी कहाँ है, अमेजन नदी शायद साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका का यानी कि ब्राजील वगैरह में, वहां बहता हो। क्योंकि पानी को जरूरी थोड़ी है कि भाई यहां से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद हवा इसको यहाँ ले आई तो यहाँ आके बरस गया, वो तो जरूरी थोड़ी है जहां इवेपोरेट हुआ है उसी को ऊपर ही बरस गया, ऐसा तो होता नहीं है। हवा उसके साथ लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है ये तो मैंने आपको पता है, हवा कैसे मूव करती है।
यानी कि विंड कैसे चलती है, ये सारी मैंने आपको बात बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाली बात आपको बता चुका हूँ। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर, द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर। फ्रेश वाटर के सबसे मेजर सोर्स क्या है? रिवर है, पॉन्ड है और स्प्रिंग्स एंड द ग्लेशियर्स। द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशन बॉडी और जो समुद्र और ओशन होते हैं, यानी कि समुद्र और महासागर होते हैं, वो क्या करते हैं? सॉल्टी वाटर, यानी खारा पानी होता है उनमें। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन एज इज कंटेन लार्ज, यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, लार्ज वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, पानी इतना, वाटर एलोन कैन क्वेंच ऑफ आवर थ्रिस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। ये कहना चाह रहा है कि हमारी प्यास बुझ जाता है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डू डोंट थिंक द वी आर वेस्टिंग द, ये क्या है? प्रीशियस रिसोर्सेज। प्रीशियस होता है मूल्यवान, जिसका बहुत बहुत ज्यादा। प्रीशियस मतलब, या फिर आप कह सकते हैं कि अमूल्य कोई चीज हो, या फिर बहुत मूल्य। रिसोर्स मतलब होता है संसाधन। व्हेन वी यूज वाटर, ठीक है, केयरलेसली, हम क्या है? असावधानी पूर्वक, बिना सोचे समझे इस पानी को बहा रहे हैं। ठीक है, अब पहले पीछे वाले स्लाइड में देखते हैं कि इसमें दिखाया गया कि वाटर बॉडी यानी कि वाटर कहां कहां है। देखो, सबसे पहले तो हमारे 7 ओशन है। पहली बात तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन ये है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये बात पहले बताऊंगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि एस शेप का जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, तो वो है सर अटलांटिक ओशन। क्यों? देखो, इस तरीके से एस शेप बना रहा है अटलांटिक ओशन। नॉर्थ इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री बहती है, 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर को नॉर्थ अटलांटिक और इसको साउथ अटलांटिक। ये सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, ऐसा वैसा भी कुछ है नहीं, नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वाटर बॉडी है सर, पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है क्योंकि ये तो गोल है ना, तो दोनों ऐसे तो पीछे भी जुड़ा हुआ है ना वैसे तो। और सर ये क्या है? और क्या है ये है सर इंडियन ओशन। और ये क्या है? साउदर्न ओशन। ठीक है, और आर्कटिक ओशन। ये है सर वाटर बॉडीज बड़ी बड़ी। ये कैरेबियन सी है, ये क्या है? कैरेबियन सी, यहाँ पे कैरेबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, रेड सी है, अरेबियन सी है, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ये मैं बता रहा हूं ताकि आप देखें कहाँ पे क्या है। कैस्पियन सी है, ठीक है, ये ब्लैक सी है, ठीक, ईस्ट चाइना सी मैं आपको बता चुका हूँ, आर्कटिक ओशन में आपको बता चुका हूँ। ये कुछ मेजर बॉडी हैं, ये क्या है? कोरल सी है ये, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ क्या है? रिवर। अब आप बात करते हैं रिवर की। भाई रिवर भी तो वाटर बॉडी है, ये तो सी और ओशन बताए थे जिसमें सॉल्टी वाटर पाया जाता है। समझ में आ रही है? आप मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे, ठीक है, सॉरी। अब देखिए, ये नाइजर रिवर है, ये अफ्रीका में बहती है। ये क्या है? ऑरेंज रिवर। ये क्या है? कॉन्गो रिवर है। ये नाइल रिवर है। ये रिवर बता रहा हूं मैं अब, डेन्यूब रिवर है ये, डेन्यूब रिवर है। और ये क्या है? वांग ही रिवर। और ये क्या है? गंगा रिवर, तो आप जानते ही हैं। ये ब्रह्मपुत्र है, जो अपने मतलब यहां से जाने के बाद में ऐसे कुछ करके जा रही है, तो यहाँ ये ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ से जाके यहाँ आ रही है, और ये गंगा यहाँ जाके, और ये कहाँ मिल जाती है? ये यहाँ में गिर जाती है। ठीक है, ये मैंने भारत आपको पूरा बना के दिखा दिया। ठीक है, और सर ये क्या है? नाइजर रिवर है, और ये नाइल रिवर है, और ये अमेजोन रिवर, और ये मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, ये हो गई रिवर जो मेन मेन बड़ी बड़ी रिवर है, और बहुत सारी रिवर है पर ये बड़ी बड़ी रिवर है। अब कुछ लेक्स की बात कर लेते हैं। लेक्स कौन कौन सी हैं? ठीक है, ये याद करनी है आपको। मेन मेन तो आपको मेन बॉडी तो आपको याद करनी ही है। देखिए सर, ये अपना क्या है? नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ग्रेट बेयर लेक भी है, ग्रेट स्लैब लेक है, और क्या है? और ये सुपीरियर लेक, हुरॉन लेक, ये सारी लेक अपने आप में आती हैं। सॉल्ट लेक सिटी, ये अपना लेक सिटी है, सॉल्ट लेक सिटी। ठीक है, और ये क्या है? लेक विक्टोरिया है। ये कुछ है, कुछ एक दो रह गई हो तो आप उन्हें देख लेना कि कौन कौन सी इसमें वाटर बॉडीज हैं। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, यानी कि वाटर जो है वो कहाँ, कितना वाटर कहाँ पर है, पूरे पृथ्वी पर वाटर कहाँ कहाँ है।
देखिए सबसे ज्यादा वाटर जो है वो कहाँ है, द वी ऑल नो दैट द थर्ड फोर्थ वाटर, थर्ड फोर्थ वाटर मतलब क्या है, 3/4, यानी कि ये क्या होता है, होल नंबर, ये होल होता है, होल मतलब पूरा, और ये क्या होता है, पार्ट, यानी कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो कहाँ है, ओशन में वाटर है। अब ये कितने परसेंट है, अब आप निकाल लीजिए, परसेंटेज तो आपको निकालनी आती होगी सर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 25, और ये कितना हो गया, 3 × 25 इक्वल टू, सॉरी क्या होगा, 3 × 25 इक्वल टू क्या होगा, 75% कहाँ पर पाया जाता है सर, ये पाया जाता है ओशन में। ठीक है, पानी इतना ओशन में पाया जाता है, और ओशन का पानी कैसा है, सॉल्टी है, यानी कि वो हमारे पीने योग्य नहीं है। ठीक है, वो पीने के लिए पानी नहीं है, ये सेलाइन वाटर है, नमकीन वाटर जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद में सर पाया जाता है आइस कैप्स में, आइस कैप मतलब समझते हो, यानी कि बर्फ के रूप में, जो, ठीक है, जो क्या है, ग्लेशियर वगैरह हैं, या फिर जमे हुए पानी के रूप में पाया जाता है। अच्छा, ये सैलाइन वाटर है, यहां से नीचे आप देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस वगैरह में भी, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, पानी जो फ्रेश वाटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर इंक्रीज ऑर्डर में लगाइए। डिक्रीज में लगाते हैं, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, आइस कैप, उसके बाद में ग्राउंड वाटर जो पृथ्वी के अंदर है, ग्राउंड वाटर, फिर फ्रेश वाटर लेक्स, जो लेक है उनमें पाया जाएगा, और फिर क्या, ये क्या है, इनलैंड सी, इनलैंड सी का मतलब समझते हो, इनलैंड सी का मतलब है जो लैंड के अंदर सी है, लैंड के अंदर, लैंड के अंदर कौन से हैं मैं देखो बता देता हूँ, लैंड के अंदर कौन से सी हैं सर, ये लैंड पे है ना, ये एक तो ये सी है, ये बाहर है, ये अपना अलग है, इंडियन ओशन, ये अरेबियन सी, ये लैंड के अंदर नहीं है, ये बाहर है, जुड़ा हुआ है इससे, लेकिन ये लैंड के अंदर है, इनलैंड। ठीक है, ये लैंड के अंदर सी है, समझ आई आपको बात, हाँ। और सॉल्ट लेक, इनलैंड सी और सॉल्ट लेक, इसमें पाया जाता है ये भी सर कैसा पानी है, ये भी है सलाइन वाटर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में भी पानी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में किस रूप में पाया जाता है, वाटर वेपर के रूप में है। आप कहेंगे वाटर, रिवर में सबसे कम पानी, आप कहेंगे रिवर इतनी सारी रिवर में, सर रिवर में बहुत कम पानी पाया जाता है अगर इनकी कंपेयर में देखा जाए। तो सबसे पहले किस में लगाएंगे आप, सबसे पहले ध्यान देंगे इस वाली बार का, आइस कैप, आइस कैप में। ठीक है, फिर ग्राउंड वाटर, फिर किस में पाया जाएगा, फिर पाया जाएगा फ्रेश वाटर लेक, फिर किस में पाया जाएगा, कम उससे कम किस में पाया जाएगा, एटमॉस्फेयर। मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि वो सलाइन वाटर है। फिर किस में पाया जाएगा, रिवर में। तो ये वाली बात आप याद रखेंगे, रिवर में सबसे कम फ्रेश वाटर पाया जाता है, बाकी सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है बाकी सोर्सेज में, आइस के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, फ्रेश वाटर लेक्स के रूप में, लेक बहुत सारी फ्रेश वाटर की हैं, और एटमॉस्फेयर और रिवर के रूप में पाया जाता है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, ये याद रखना ही पड़ेगा आपको हर कीमत पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अगर मैं स्टार देना चाहूँ तो इसको स्टार दूंगा सर, इसको दूंगा मैं 5 स्टार, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं स्टार देना चाहूँ 3, 4 और 5। ठीक है, हाँ। सेलाइन इज द वन अमाउंट ऑफ सॉल्ट ग्राम्स परसेंट 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम जो सेलेनिटी है वाटर की किस तरीके से नापते हैं, ओशन की सेलेनिटी कैसे नापते हैं, तो वो नापते हैं सर 1000 ग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम वाटर लेंगे, हैं, ग्राम वाटर लेंगे, और इसमें कितने ग्राम क्या है, सॉल्ट है। ये सैलेंडरी का नापने का तरीका है। ठीक है, नाप लेंगे। ठीक है, द एवरेज सैलिनिटी कितनी है ये भी याद रखेंगे, एवरेज, वैसे तो किसी किसी की बहुत ज्यादा है, तो एवरेज कितनी है, एवरेज है 35 पार्ट्स, ऐसे इस तरीके से नापते हैं पर 1000। ठीक है, अब डेड सी की सबसे ज्यादा है, डेड सी
इन इजराइल में डेड सी। अब डेड सी कहाँ है मैं दिखाता हूँ। डेड सी इसमें दिखाया नहीं गया है सर। अगर आप देखेंगे डेड सी तो इसमें दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे कहीं दिखाया जाएगा आपको इजराइल है, यहाँ पे कहीं दिखाया जाएगा इजराइल है नहीं, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, इजराइल उसका कितना है 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 340 ग्राम। अगर अगर 1 लीटर पानी लेंगे तो एक लीटर में कितनी आनी कि 1000 ग्राम में से 340 ग्राम तो सर आपको नमक ही नमक मिलेगा। सैलिनिटी इतनी है। ठीक है, और यहाँ पे डूबते नहीं है, डूबेंगे क्योंकि सेलाइन वाटर बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे डूबेगा नहीं कोई भी आदमी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द सैंपल एक्टिविटी। सी एक्टिविटी बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें ये वाला आप पढ़ेंगे आप। ठीक है, 1 ड्रॉप बराबर 1 रिवर। हाफ स्पून किसमें आएगी फ्रेश वाटर में, ये 2 स्पून, और ये इतने सारे स्पून कितने में आएंगे, ये ओशन वाटर में आएंगे। ठीक है, ये वाली वाटर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पे है आगे देखेंगे। ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन। अच्छा ये वाली बात जो है ये आप पढ़ेंगे। वाई वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, गंगा और ये मैनी मेजर रिवर इन डेंजर ड्राइंग आउट, यानी सूखे से प्रभावित हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये आप पढ़ेंगे। आप आगे मैं बताऊंगा, अगर आगे वैसे चैप्टर है हमारा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ क्या रिवर वगैरह वाटर वगैरह, इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे तो इसका विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर हम अभी समझाने लगे तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है, और जो 7th क्लास के हम अकॉर्डिंग नहीं करा रहा तो फिर बड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वैसे कुछ छोड़ी कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वॉट फीट ऑन द सी शोर। सी शोर समझते हो, सी शोर। अच्छा, बैंक ऑफ द रिवर पता है आपको, और सी शोर दोनों कुछ नहीं है, दोनों का मतलब किनारा ही है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, पता तो आपको होगा, मुझे पता है, पर किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं पता, क्योंकि आदमी पता नहीं होता कि कोई चीज का। अगर नदी का किनारा है तो उसको बोलेंगे बैंक ऑफ द रिवर, अगर समुद्र का किनारा है उसको बोलेंगे सी, उसको बीच भी बोल देते हैं। ठीक है, बीचेस उसको बोलते हैं जो उथला पानी अगर हो वहां पे, यानी कि आप तैर सकें, तैर नहीं, वहां पे मस्ती कर सके, घूम सके, समुद्र के किनारे तक बिल्कुल जा सके, उसको बीच बोल देते हैं। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन, द वेट सैंड ऑन द बीचेस। बीचेस आपको पता ही, मैंने बताया था आपको, BEACH। द कूल ब्रीज, कूल ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, जो आवाज उसकी, एवरीथिंग इज ऑल्सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पाउंड एंड लेक। इनकी अपेक्षा, क्योंकि ये शांत वाटर रहता है, और लेकिन ये कैसा रहता है, चलता फिरता, आवाजें करता, पक्षी तैरते रहते हैं, लोग वहां पे घूमते रहते हैं, ये अलग तरीके का माहौल होता है सर। घूमने बीच पे जाते हैं हम। ओशन वाटर कीप्स मूव्स कंटिन्यूसली, इट नेवर स्टिल। दिस मूवमेंट अगर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स और करंट। जो हमारा वाटर है, ओशन वाटर शांत तो रहता नहीं है, और उसके जो मूवमेंट है ना वाटर की, उसको हम 3 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है। एक तो वेव्स, ओशन वेव्स, टाइड्स आपने सुना होगा ज्वार भाटा, और ओशन करंट। इसके बारे में आप सुनेंगे, पढ़ेंगे कि वेव्स क्या होता है, टाइड्स क्या होता है, और ओशन करंट क्या होती है। अच्छा, 22 मार्च जो है ये क्या, वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को, एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। कमेंट में बताइए इसको। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। वेव क्या होता है, देखिए वेव पहले आप पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको क्या है। व्हेन यू आर प्लेइंग द थ्रो बॉल ऑन द बीच and the ball fall into the water, what happens, it fun of to watch how the ball get washed back to the shore, किनारे आती है by the waves when the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called wave। देखिए कभी आपने क्या होगा, जब आप एक, ये मान लीजिए समुद्र है और आप इसके किनारे पर हैं,
और आपने इसमें क्या मारा, एक कोई पत्थर का टुकड़ा मारा, तो वेव्स ऐसे करके करती 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 यहाँ किनारे पर आकर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप समुद्र में कोई भी चीज फेंकिए, क्योंकि मैंने इसका जैसे कोई भी चीज फेंकेंगे ना जो तैरती हो, वो तो धीरे धीरे वेव्स के सहारे कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, किनारे पर आ जाएगी, शोर पर। अब क्या होगा, ये कभी किनारा, आप समुद्र में जाएंगे तो इस तरीके से लहरें उठती दिखेंगी आपको, इस तरीके से ये दिख रही है आपको, फिर पीछे जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी, इसी को सर वेव्स कहते हैं। और वेव्स चलती कैसे हैं, ये सर्कुलर मोशन में चलती है ऐसे। ठीक है, ये एक तरीके की क्या होती है, ये एनर्जी होती है सर, और शोर पर आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मान लीजिए आपने कहीं पे पत्थर फेंका, यहां पे पत्थर फेंका, तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां मिली ना उस पत्थर से, और धीरे 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 आके ये एनर्जी, ये वेव्स के रूप में एनर्जी किनारे पर आकर क्या तोड़ देती है, अपना दम तोड़ देती है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। ओके, अब क्या होता है, ये होती है अपनी वेव्स। सुनामी भी एक प्रकार की वेव्स होती है। सुनामी क्या होती है, सुनामी एक प्रकार की वेव्स होती है। ठीक है, आज सुनामी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, पिछले अध्याय में मैं सब बता चुका हूं सुनामी कैसे आती है, एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं। सुनामी एक प्रकार की वेव्स होती है जब प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू, जब प्लेटें समुद्र में टकराती हैं, या फिर वॉल्केनो इरप्ट होता है किसमें, समुद्र में, यानी हलचल होती है समुद्र के तली पर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह अगर समुद्र में आता है तो उसकी प्लेट क्या होती है, टकराती है, वाइब्रेशन होती है, उससे क्या होती है, वेव उत्पन्न होती है, वेव पैदा होती है, और वो वेव बहुत ऊंचाई के साथ कहां तक जाती है, अपने शोर तक जाती है। और कितनी तक, इसकी हाइट 15, कितनी रह सकती है, 15 मीटर तक रह सकती है। और इसकी रफ्तार कितनी हो सकती है, रफ्तार तो सर आपने देखी होगी 2004 में, कितनी थी, 150 मीटर इसकी हाइट नापी गई थी, और 70 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से इन्होंने क्या किया था, ट्रेवल किया था। वैसे नॉर्मली 15 किलोमीटर की रफ्तार से करती है, लेकिन उस टाइम 700 किलोमीटर, सॉरी 700। तो कितना नुकसान हमारे यहाँ पे हुआ था, ये आया था वे ऑफ बंगाल की तरफ से, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये क्या कहते तमिलनाडु, इससे टकराया था, बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पे 2004 में। ठीक है, तो सुनामी आपको पता लगी, वेव क्या होती है पता लगी। वेव क्या होती है, वेव आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड्स स्केप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लो एंड द बिगर द वेव बिकम। जितनी मजबूत या जितनी ताकतवर हवाएं पवने चलेंगी, उतनी ही क्या होगी, लंबी वेव्स बनेंगी, उतनी मजबूत बड़ी वेव्स बनेंगी। ठीक है, तो वेव्स किससे उत्पन्न होती हैं, हवा से, यानी कि विंड से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए ये वाली बात आप सुनामी के बारे में बताया गया है, ये आप मेरे हिसाब से पढ़ लेंगे कि क्या सुनामी के बारे में 2004 में आई थी, आप इसको पढ़ेंगे जरूर, ये घटना आपको याद ही रखनी है, याद याद ही रखनी। मैंने बता दिया था 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, बहुत ऊंची थी, 150 किलोमीटर, 150 मीटर ऊंची तो हाइट थी उसकी वेव की, और 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चली थी कोस्टल एरिया की तरफ। तो कितना नुकसान हुआ था ये आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब होता है सर टाइड्स। टाइड क्या होता है, ज्वार भाटा सुना है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, ज्वार भाटा का इस्तेमाल हम किस में करते हैं सर, बिजली बनाने में भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बिजली बनाने बनाने में भी करते हैं। ठीक है, बिजली बनाने में भी करते हैं। अब ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा ऐसे तो आता नहीं है, तो बड़े अच्छे से मैंने 2-3 पिक्चर लिए हैं, ध्यान से थोड़ा समझेंगे। तबीयत मेरी थोड़ा ठीक नहीं है, सर दर्द बहुत तेज हो रहा है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का। ठीक है, रिदमिक, रिदमिक मतलब रिदम समझते हो भाई, रिदम में बजाओ ढोलक या ढोल। रिदमिक मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये रिदमिक हो गया। या फिर रिदमिक क्या होगा, कभी जाना कभी आना, कभी जाना कभी आना, ये रिदमिक है ना। तो रिदमिक राइज, राइज मतलब उठना, और फॉल मतलब पीछे जाना, ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में कितनी बार, 2 बार, इज कॉल्ड टाइड। समझे आपको टाइड किसको कहते हैं, कि रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है। इट इज हाई टाइड when the water cover much of the shore by the rising of to its highest level. It is low tide when the water fall its lowest level and the recedes from the shore. यानी ये कहना चाह रहा है जब हाई टाइड कब आता है, जब अपना
क्या कहता है, सबसे जो वाटर वाटर है वो ऊंचे तक जाए, किनारे तक, बहुत ऊंचे तक और बहुत आगे तक जाए, वो हाई टाइड। और जो लो टाइड का होता है जब बहुत पीछे तक रह जाए, वो लो टाइड समुद्र में। ठीक है, आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, देखिए, ये देखिए, ये वाला पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आता क्यों है, ये आता है इससे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आता है, ज्वार भाटा। ये याद रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होता है, ये आता है। और एक और बात आप याद रखेंगे, वैसे बहुत सारी चीजें इसमें करती हैं, सबसे ज्यादा इसमें भूमिका होती है मेजर रोल। मेजर रोल किसका होता है, मेजर रोल होता है सर इसमें किसका, मून का। अब कहेंगे आप मून का क्यों होता है, सर मून ही पृथ्वी के सबसे नजदीक है। बिकॉज सबसे नजदीक क्या है, नजदीक क्या है सबसे, चंद्रमा। इसके कारण ही सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रहती है, चंद्रमा की रहती। समझ में आई बेटा बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स पुल एक्सटेड एक्सटेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज टाइड्स। देखिए, क्या समझने में ध्यान दीजिए, पढ़ने के बाद में। स्प्रिंग टाइड देखते हैं आपको, नीप नीप टाइड होता है, नीप होता है हल्का यानी कि कमजोर, और ये क्या होता है, स्प्रिंग होता है मजबूत, मजबूत ज्वार भाटा। और उसको भी आज ज्वार भाटा लिख लेंगे यहाँ पे, गॉट इट। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए मून की सिचुएशन कहाँ है, यहाँ पे मून कहाँ पर है, यहाँ पे है, और सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पर है। अब सन की डिस्टेंस देखिए ज्यादा है और मून की कम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सन का तो लगेगा, पर ज्यादा किसका लगेगा, सन का भी लगेगा, पर ज्यादा किसका लगेगा, मैं पूछना चाह रहा हूं। ज्यादा लगेगा सर मून का। मून का क्यों लगेगा, क्योंकि वो पास में। तो जब ये 90 डिग्री के एंगल पर बन रहा है कि नहीं बन रहा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहां से, तो दोनों, कुछ तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन का काम कर रहा है यहाँ पे, कुछ काम कर रहा है किसका, मून का। तो यहाँ पे आएगी निप टाइड, यानी कि कमजोर टाइड होगा, कमजोर टाइड होगा। और यहाँ पे क्या है, मून यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, और दोनों का एक ही तरफ काम कर रहा है, दोनों का क्या कर रहा है, एक ही तरफ काम कर रहा है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण में दोनों की तरफ। तो यहाँ पे होगा स्प्रिंग टाइड, यानी कि ये जो है, ये क्या होगा, ये मजबूत ज्वार भाटा आएगा, ज्यादा ज्वार भाटा आएगा, यानी कि इसकी जो राइज होगा इसका ज्यादा होगा, है ना। क्यों, अब ये कब होता है, ये होता है सर फुल मून, फुल मून और न्यू मून वाले दिन, यानी कि ट्वाइस इन ए मंथ। अरे हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा और अमावस्या को। ठीक है, पूर्णिमा मतलब फुल मून और अमावस्या मतलब न्यू मून। ये इस दिन सबसे ज्यादा होता है। देखो यहां पर भी होगा, ये न्यू मून है मान लीजिए, तो यहां पर भी होगा। यहां पे क्या होगा, सन का, यानी यहां पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो यहां पे खींच लेगा। जब खींचेगा तो पानी कुछ अपना, पृथ्वी भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करते हैं पृथ्वी का। जब मान लीजिए चंद्रमा, सूर्य ने खींचा इसको, पानी को, सपोज दैट सूर्य ने क्या किया, अपनी ओर इसको खींचा पानी को, फिर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, पृथ्वी फिर अपनी तरफ खींचेगा, तो पीछे की तरफ आएगा ज्वार भाटा। फिर इधर सन है, इधर मून है, मून अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इधर सन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा स्प्रिंग टाइड, यानी कि मजबूत ज्वार भाटा आएगा। इसमें ये लिखा है, द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। जब इसके मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के में आता है ज्वार भाटा, तब क्या होता है, हाई टाइड होता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर द सेम लाइन, यानी कि तीनों एक ही रेखा में होते हैं। देखो तीनों सेम लाइन में होते हैं, तब ये होती है सर हाई टाइड आती है इसमें। ठीक है, यानी स्प्रिंग टाइड मजबूत। और ये भी क्या होता है, नॉर्मली 15 दिन क्या होता है भाई, सन तो ऐसे, ये चंद्रमा
पृथ्वी तो घूम ही रही है, लेकिन ये क्या है, चंद्रमा भी तो पृथ्वी के 24 घंटे में इतना दिन ये भी तो घूम ही रहा है। जब ये घूम रहा है तो क्या होता है, ये घूमता है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री कोण पर रहता है, तो फिर क्या करता है, लो टाइड आता है इसका। जब भी बीच में ये आता होगा यहाँ पे, तब वहां पे हाई टाइड आएगा। ठीक है, द टाइड्स आर हाईएस्ट, टाइड हाईएस्ट रहते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, मजबूत टाइड होते हैं। बट व्हेन द मून इज इन द इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मतलब, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मतलब यानी कि पहले और लास्ट के जो क्वार्टर मंथ होता है उसकी बात कर रहे हैं, तब क्या होता है, यानी कि 8 दिन बाद और 8 दिन पहले, महीने के अंत के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद, न्यू मून के 8 दिन बाद की बात कर रहे हैं, उसको क्वार्टर बोलते हैं। द ओशन वाटर गेट डाउन एंड अपोजिट डायरेक्टली बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन मून रिजल्टिंग द लो टाइड। हाँ, यही कहना चाह रहा है कि फिर क्या होता है, इनमें इतना इफेक्ट मून का नहीं होता, तो क्या होता है, लो टाइड आती है इसमें। ठीक है, हाई टाइड हेल्प द नेविगेशन। अच्छा, इसमें है कि टाइड्स का काम क्या होता है, तो टाइड्स का काम क्या होता है, ये नीप टाइड होती है, नीप टाइड में बता चुका हूँ क्या होता है। क्या होता है, हाई टाइड हेल्प द नेविगेशन, नेविगेशन मतलब आपको सर दिशा दिखाने के लिए काम करती है, दिशा का काम, आपको पता लग जाता है कि सन किधर है और चंद्रमा किधर है, कौन सा टाइम चल रहा है और किधर हमें जाना है, यानी कि शोर किधर होगा, किनारा उस समुद्र का किधर होगा, किधर हमें जाना है पता लग जाता है इससे। दे राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, हाँ वाटर लेवल कहाँ राइज करेगा, किनारे पर करेगा। दे हैव टू शिफ्ट टू द अराइव्स एट द हार्बर मोर इजीली। और क्या है कि बंदरगाह पर, बंदरगाह मतलब डेक, ये जो बंदरगाह होते हैं अपने, इन पर क्या होता है, जहां समुद्र पर ये जहाज वगैरह रुकते हैं। अब मान लीजिए ये कोई समुद्र है बहुत है, ये किनारा है आपको, और यहाँ हमारा, हमें यहाँ लेके जाना है, ये अपना किनारा है, यहाँ लेके जाना है अपना शिप, यहाँ पे रोकना है, पर और वेव ऐसे चल रही हैं। जब हाई टाइड आएगा तो यहाँ हमारा समुद्र होगा, तो आसानी से हम इंतजार करते हैं कि कब टाइड आएगी, यहाँ आ जाएगा खिसका के टाइड को बिना फ्यूल के, और आसानी से यहाँ पहुंचा देता है। तो हमारे लिए ये वाला काम भी करता, क्या काम करता है, ये काम करता है सर, हार्बर मोर इजीली अराइव एट द हार्बर मोर इजीली, शिप्स को क्या करता है, किनारे पर आसानी से पहुंचा देता है। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प द फिशिंग, फिशिंग में भी वो हेल्प करता है। मेनली मेजर फिश कम क्लोजर द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, हाई टाइड के टाइम में, क्यों, मछलियां भी क्या होती है उसके साथ बह के, टाइड के साथ उसके साथ भी बह के आती है ना मछलियां भी, तो फिशिंग के लिए भी काम होता है। दिस एनेबल फिशरमैन टू गेट द प्लेंटीफुल कैच, आराम से पकड़ लेते हैं। दीज राइज एंड फॉल वाटर ड्यू टू द टाइड बीइंग यूज द जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा से एक बार और समझाता हूँ, मैंने ये वाला लिया है, ये ओशन करंट में पढ़ूंगा, पहले इसको एक बार दोबारा से, ये मैंने अपनी तरफ से बना के और तुम्हें समझाने के लिए ये लिया है, अपनी तरफ से ही बनाया, किताब में नहीं है ये, ताकि अच्छी तरह कोई भी चीज रहे ना। देखिए स्प्रिंग टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड क्या होता है, पहले देखिए ये कुछ है सोलर टाइड और ल्यूनर टाइड। ये सोलर टाइड क्या होता है, कॉज्ड बाय द मून। ल्यूनर टाइड क्या होता है, ऐसी टाइड जो चंद्रमा के द्वारा, चंद्रमा के कारण हो रही है, मून ग्रेविटेशनल पुल एंड डोमिनेंट एंड क्रिएट द नोटेबल राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर, यानी कि चंद्रमा के कारण, जो मून के कारण पानी का राइज होना और फॉल होना हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं ल्यूनर टाइड। और सूर्य के कारण हो रहा है उसको बोलते हैं हम सर सोलर टाइड। और एक और चीज इसमें बताया है, कॉज्ड बाय द, ये क्या, सोलर टाइड कॉज्ड बाय द सन ग्रेविटेशनल पुल। सोलर टाइड ऐसे होती हैं, पर क्या होती हैं, आर वीकर पुल, ये कैसी होती है, कमजोर होती हैं ये, किसकी अपेक्षा, लीनर टाइड की अपेक्षा सोलर टाइड कमजोर होते हैं। बट स्टिल कंट्रीब्यूट ओवरऑल टाइडल पैटर्न, लेकिन क्या करती हैं, ये जो सोलर टाइड होती है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे पैटर्न में। कब करती हैं, पैटर्न स्पेशली कब करती हैं ज्यादातर, व्हेन द कंबाइंड वाटर ल्यूनर टाइड कंबाइंड होती हैं विद ल्यूनर टाइड, जब चंद्रमा के साथ कंबाइंड होती है तब ये ज्यादा क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं अपना टाइड में, मजबूत टाइड में। ठीक है, देखिए ल्यूनर टाइड क्या है, चंद्रमा के कारण हो रहा है, देखो ये हो रहा है, और ये किसके कारण हो रहा है, सोलर के कारण हो रहा है। मून अपना ये रहा, ये न्यू मून है, और ये पे क्या है, यहाँ पे फुल मून है। ठीक है, चंद्रमा और ये यहाँ पे चंद्रमा के कारण यहाँ आ रहा है, ये तीनों एक ही सीध में, तो ये,
और चंद्रमा पास में है तो ल्यूनर टाइड। अब ये सिर्फ पानी खींचता ही थोड़ी रहेगा, पानी को रोक कर थोड़ी रख लेगा, अब ये पानी छोड़ेगा भी। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो पानी पीछे जाएगा। फिर यहाँ से देखो, पहले यहाँ पानी है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसे सेम इधर कंडीशन में होगा। अब ये देखो निप टाइड, ये कहता है स्प्रिंग टाइड यानी मजबूत वाली। निप टाइड क्या होता है, ये 90 डिग्री पे होता है सर, या तो यहाँ होगा फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून में और थर्ड क्वार्टर मून में यहाँ होगा। ल्यूनर टाइड क्या होता है, ये है अपना, ये भी ल्यूनर टाइड है, ये भी ल्यूनर टाइड है। कैसे है, चंद्रमा पास में तो इसका इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, 90 डिग्री के एंगल पर रहता है, तो यहाँ पे कम टाइड आती है, ये कमजोर होता है सर। सूर्य का यहाँ पे सोलर टाइड क्या है, ये वाला सोलर टाइड आया है, देखो ये वाला तो कमजोर है ना इसके पीछे, ये यहाँ तक जा रहा है मजबूत है, तो ये कमजोर है इसका, तो ये लूनर टाइड है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ओशन करंट क्या होता है, ओशन करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ाया तो आप थोड़ा पढ़ेंगे, जो मैंने समझाया थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आया होगा। सूर्य और चंद्रमा का खेल होता है टाइड आने में। चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, सूर्य का थोड़ा कम होता है, पर सूर्य मजबूत भूमिका निभाता है जब दोनों एक ही लाइन में होते हैं, यानी कि फुल मून और न्यू मून में, तब हाई टाइड आती है, यानी कि स्प्रिंग टाइड आती है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब है ओशन करंट। ओशन करंट का क्या है सर, जो अपना पृथ्वी है ना, और जो अपने समुद्र हैं, महासागर हैं, ओशन है, सीज हैं, ओशन में क्या होता है, जो अपना पानी है ना वो बहता है, यहां पे बह रहा है, कुछ इस तरीके से बहेगा, कुछ धाराएं इस तरह से बह रही हैं, कुछ इस तरीके से बह रही हैं, कुछ धाराएं, ये सब बता रहा हूं समझाने के लिए, बताऊंगा आगे। अभी कुछ इस तरीके से बह रही हैं धाराएं, करंट कुछ इस तरीके से बह रही हैं। अब एक तरह तो बह नहीं रहा, ये जो एक डायरेक्शन में बह रहा है इनको एक नाम दिया गया, ये इधर बह रहा है इनको एक नाम दिया गया, इनको एक नाम, इनके सबके कॉज अलग हैं, कारण अलग अलग हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं चल रहा है समुद्र, एक तरफा ही जो ओशन करंट है वो एक तरफा नहीं चल रही है। यही बात बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में कि समुद्र में भी एक तरीके जैसे नदी बहती है अपनी अलग लैंड में, ऐसे समुद्र में भी अगर एक तरह से देखा जाए तो नदियां बह रही है पानी की। पर आप, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मेरे वर्ड पे मत जाना है, अलग अलग तरीके से बह रही है, उसको क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं। तो करंट क्या है देखिए समझिए, ओशियन करंट आर द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बह रही है, ऑन द ओशन सरफेस, ओशन के सरफेस पर, एट डिफाइन द इन डेफिनेट टाइम, ए डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में बह रही है, हमेशा बहती रहती है उसी दिशा में। द ओशन करंट में बी वार्म, ये गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, जो गर्म ओशन करंट होती हैं वो इक्वेटर से जनरेट होती हैं, और जो कैसी होती हैं, कोल्ड ओशन करंट होती हैं वो कहां से, पोलर साइड से जो आती हैं वो करंट कैसी होती हैं, कोल्ड करंट होती हैं। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर एल्टीट्यूड, और हायर एल्टीट्यूड, यानी कि जो कोल्ड करंट होती हैं वो क्या करती हैं, ठंडे पानी को पोलर साइड से या फिर हायर ऊंचे एल्टीट्यूड से लेके आती हैं, कहां ड्रॉप करती हैं उसको, लोअर एल्टीट्यूड में, यानी कि उसकी तरफ को, किसकी तरफ को, 0 डिग्री क्या कहते हैं उसको, इक्वेटर की तरफ को। ठीक है, और जो क्या कहते हैं इक्वेटोरियल करंट होती हैं, ये वाली जो करंट होती हैं, जो कहां से वार्म करंट होती हैं, वो गर्म पानी को लेके जाती है किधर की तरफ, पोलर साइड की तरफ को। और एक और बात, जहां पे गर्म करंट और ठंडी करंट मिल रही है ना, कोल्ड और वार्म करंट यहां पे मिल रही है, यहां पर सारगैसो ग्रास होती है, सारगैसो ग्रास। यहां पर क्या होता है सर, मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, फिशिंग सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे। ये ऐसे 2 पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर हैं। ठीक है, इसमें भी बताया गया होगा। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। हाँ, ये जो ओशन करंट होती है ना, पूरे विश्व में कोस्टल एरिया कहीं की होती है, ये इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं वहां के टेम्परेचर को। अगर ठंडी करंट गर्म जगह आ रही होगी तो क्या करेगी, वहां का मॉडरेट कर देगी, ठंडा कर देगी थोड़ा सा जो, और जहां ठंडी जगह पर गर्म करंट जा रही होगी वो कैसा कर देगी उसको, थोड़ा सा वहां पे मौसम का एटमॉस्फेयर कैसा कर देगी, थोड़ा सा गर्म कर देती है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर एंड ओवर द लैंड सरफेस एंड द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट एक जगह, तो प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनाती है। मैं आपको बता चुका, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, इन द वर्ल्ड।
अब ये वाली पहले यहाँ देखिए वर्ड, सीज क्या होते हैं, सीज अराउंड जापान, जापान के पास में, एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर द सच एग्जाम्पल। देखिए यहां पर क्या है, ये रहा, देखो अब आप यहां देखिए जो भी रेड कलर की हैं वो वार्म करंट है, और जो ब्लू कलर की हैं, ये ब्लू कलर है, यहां पे देखिए ये ब्लू कलर की जो है ये कैसी हैं, ये है अपनी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये ग्रीन कलर ले रहा हूँ। जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है ना, ये वाली जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये वाली और ये वाली, ये कैसी है, ये ठंडी करंट है। और जो रेड कलर की दिख रही है वो कैसी है, वो है सर कैसी करंट, वो है वार्म करंट। आप इसको ध्यान से देंगे, 5-7 मिनट इसको देंगे आराम से, क्योंकि हमें जरूरत है इसको पढ़ने की। यही तो हमारे लिए इस चैप्टर में मेन चीजें हैं कि करंट कौन सी कहां से गुजरती है, ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। देखिए मैंने पहले आपको दो स्थान दिखाता हूं, दो जगह दिखाता हूं जहां पे कोल्ड करंट और वार्म करंट मिल रही हैं, और वो किसके लिए बहुत जरूरी है, किसके लिए, वो सर वो जरूरी है मछली के लिए, फिशिंग के लिए। एक तो ये देखो लेब्राडोर की जो करंट, लेब्राडोर की धारा आ रही है, लेब्राडोर करंट आ रही है, और ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम ये यहां पे मिलती है, यहां पर, तो यहां पर बनती है सर क्या, फिशिंग की कंडीशंस बनती हैं, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिशिंग होती है। दो विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी दो हैं, बहुत सारी जगह हैं पर दो सबसे ज्यादा है। ऐसे तो देखो यहाँ भी बनेंगी, यहाँ कैनारी की धारा है और यहाँ पे वार्म करंट है, सॉरी यहाँ पे बनेगी, यहाँ वहां भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ पे वार्म करंट और यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़े क्या है, एक तो यहाँ पर और कहाँ है, एक ये रही ओरोशियो की ठंडी धारा आ रही है, और ये क्या है, कुरोशियो की गर्म धारा आ रही है, ठीक है। कुरोशियो की गर्म करंट आ रही है और ये ओरोशियो की ठंडी धारा आ रही है। ये दोनों जो यहाँ मिलती है जापान के पास में, तो यहाँ पे क्या है, सार्गेसो जो ग्रास होती है वो बनती है यहाँ पे मछली उत्पादन के लिए सबसे सुटेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम करंट देखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, गर्म करंट ज्यादातर जनरली कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ठंडी धाराएं बह रही हैं। आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है पेन। ठीक है, हाँ एक एक करके पढ़ेंगे हम। यहां से जाइए, सबसे पहले लेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे बहेगी। अच्छा एक और बात आपको, जो नॉर्थ अटला, ये जो मैंने आपको बताया था आपका कौन सा करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये यहां से शुरू होगा गर्म और इधर की तरफ बह के ऊपर की तरफ चला जाएगा। किधर, ये यहां पे कौन सा है, एक धारा अपनी इधर चली जाएगी, ये क्या अरेबियन सी में, और एक धारा ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। यहां पे इसको बोल देते हैं हम गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम मुड़ने के बाद में क्या आएगी, दो धारा में बटेगी, दो, एक तो चली जाएगी सर यूरोप की तरफ को, और एक चली जाएगी अपना, ये मैंने कौन सा आर्कटिक सी बताया था मैंने, एक यहां से रहेगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कुछ आ जाएगी इधर वापस, तो ये सर्कल ऐसे कंप्लीट करता रहेगा। कोरोलियस बल के कारण जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें जो ये है, ये अपने राइट हैंड साइड में मुड़ रही है, और कोरोलियस बल के कारण ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को मुड़ रही है, इस तरीके। ये कोरोलियस बल का इफेक्ट है। कोरोलियस बल मैं पढ़ा चुका हूं क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के रोटेशन के कारण जो बल बन रहा है वो कोरोलियस बल कहलाता है, कोरोलियस फोर्स, ठीक है। अच्छा ये वाली बात हमें पढ़े। अब इसमें क्या है, एक लेब्राडोर की धारा आ रही है ठंडी, ये ठंडी धारा है, और यहां पे जा रही है गल्फ स्ट्रीम, और यहां पे क्या बनाता है, अमेरिका के ईस्ट में, यहां पे मैंने बताया मछली के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कंडीशन बनती है फिशिंग के लिए, ठीक है। ये कैनारी की धारा है, ये अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में है, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में कैनारी की ठंडी धारा। इसीलिए यहाँ पे एक कारण ये भी है, जहां पे ठंडी धारा बहेगी वहां पे क्या होगा, बारिश कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पे इवेपोरेट नहीं होगा, ठंडी है वो धारा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या पाया जाता है आपको पता ही है, सारा डेजर्ट पाया जाता है। तो धाराओं के कारण ही डेजर्ट भी धाराओं के कारण उत्पन्न होते हैं, या फिर इसमें भूमिका निभाते हैं, डेजर्ट बनने में धारा भी भूमिका निभाती हैं। यहाँ का मौसम ठंडा कर देती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती और डेजर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डेजर्ट वगैरह हैं। अब आते हैं सर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट के बारे में देखते हैं।
ये भाई यहाँ से चलती है धारा, और यहाँ आने के बाद में ब्राजीलियन करंट बन जाती है। यहाँ पे इसको ब्राजील से मिलती है, इसी करंट को ब्राजील नाम से बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न विंड बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये जाने के बाद में क्या होता है, वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट, फिर क्या होता है, ये ठंडी धारा कहलाती है। और यहाँ पे बेंगुला की धारा कहलाती है ठंडी, किससे, ये मोस्टली अपनी साउथर्न अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से जाती है, और ये मिल जाती है इक्वेटोरियल करंट से, ठीक है। ये ठंडी धारा है, क्योंकि ये पोल से आ रही है, देखो इधर से आ रही है ठंडी, यहां से आ रही है तो गर्म, सीधी बात है। अब आते हैं हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यही वाला जो करंट है। अब इस वाले सी में देखते हैं, किसमें, पैसिफिक सी में। पैसिफिक सी में क्या ऐसे जाएगा, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ मुड़ेगी, वेस्ट की तरफ मुड़ने के बाद में ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये अफ्रीका है, अलास्का की धारा आ रही है, अलास्का की तरफ ऐसे जाएगी, ये ऐसे ऐसे मुड़ने के बाद में फिर ये ऐसे जाएगी, अलास्का की धारा आ रही है, ये वाली धारा है, ये ओरोशियो की धारा, ये गर्म होकर अलास्का की तरफ जा रही है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये गोल है ना। और यहां से कौन सी आ रही है, कैलिफोर्निया की धारा, कैसी है, ठंडी धारा है, ठंडी कैलिफोर्निया। कुछ धारा आपको याद रखनी है बस। अच्छा, ये वाली कैसी धारा है, ये गर्म है, लाल वाली, क्योंकि ये इक्वेटर से आ रही है गर्म। अब यहां से ये जो आ रही है, यहां से इसका इफेक्ट हो जाता है वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट, वेस्टर्न की विंड जो आती है, वेस्टर्न जो विंड है उसके कारण क्या होता है, इसका वेस्टर्न विंड में बढ़ा चुका हूं, क्या होता है इसके कारण, ये ठंडी हवाएं क्या होती हैं, जाती हैं और ऊपर की तरफ मूव करने लगती हैं। ये सर होती है हम्बोल्ट की धारा होती है, या पेरू की धारा भी बोलते हैं इसको, हम्बोल्ट या पेरू की, ये ठंडी धारा होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये फॉकलैंड की धारा है, ये अपना मेडागास्कर के और इसके नॉर्दर्न अमेरिका के बीच में जाती है, ये कैसी है, फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी धारा है, ठीक है। ये भी जाके इसमें मिल जाती है, और इसमें ऐसे करके मिल जाती है, ठीक है। अब है सर यहाँ से इंडियन ओशन में कौन सी धारा है, ये सब ये वही अपना है, इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे जाएगी, ये गर्म धारा, ये ऐसे सर्कल करके पूरा कंप्लीट कर लेती है, ये ऐसे जा रही है। अब यहाँ से क्या है, अगुलहास की ठंडी धारा है, यहाँ से आ रही है, ये अगुलहास की ठंडी धारा है, ये एक तो यहाँ आती है, और एक अपना ऐसे आती है, एक ऐसे चली आती है धारा नीचे की तरफ को, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिल जाती है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है, ये लगातार चलने वाली पवने हैं, ये ठंडी ही पवने होती हैं जब इसमें मिल जाती है गर्म आके, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से जाती है, उसको कहते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन धारा। ज्यादातर तो नाम जो अपने क्षेत्र के नाम से रखा गया है। और सर ये क्या है, होरेशियो की धारा गर्म जल धारा है, और ये नीचे आ रही है होरेशियो की धारा ठंडी है, यहाँ मिलती है, यहाँ पे फिशिंग के लिए बनती है, ये गर्म जल धारा, और ये भी गर्म जल धारा है, ठीक है। ये आपने देखा ये वाला चैप्टर, इसमें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार दोबारा से देख लेंगे। क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे, मान लीजिए ये अपना क्या है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपको, नहीं ये नहीं बना रहा मैं आपको लिखता हूं, कुछ लिखवा देता हूं कि कौन सी धारा होती है, ठंडी धारा कौन सी होती है, ठंडी ठंडी कौन सी है, केनारी की धारा कौन सी है, कैसी है आप खुद बताएंगे, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, मतलब वो ठंडी है या गर्म है, गल्फ स्ट्रीम कैसी है वो आप बताएंगे, ठीक है। और बेंगुला की धारा कैसी है, बेंगुला की कैसी है। और आप बताएंगे सर ब्राजील की धारा कैसी है, ब्राजील की धारा कैसी है। आप मुझे बताएंगे अगुलहास कैसा है, अगुलहास की धारा कैसी है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये तो आप नाम से बता देंगे कैसी है, वेस्ट में चलने वाली धाराएं कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ओरोशियो धारा ओरोशियो की कैसी धारा है, ओसीसीओ भी बोल देते हैं, ओरोशियो भी बोल देते हैं, ये वाली बात आप बताएंगे। और लेब्राडोर की कैसी धारा है, कैलिफोर्निया की कैसी है, नाम लिखेंगे, ऐसे डैश लगाएंगे कमेंट में, और उसके आगे बताएंगे कोल्ड है वो है, कैसी है, वार्म है। अच्छा, आप मैंने बताया था आपको टू फेमस फिशिंग
स्पॉट ऑफ द वर्ड। पहले तो आप बताएंगे कि कहाँ है, वेयर, और फिर आप बताएंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं। कि मिलने से वो बनते हैं, कहाँ बनते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये मुहिम और ये हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या सुझाव आप दे सकते हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।